चलिए, वॉइस क्लियर है। एक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। हम पहले इसका ना बैकग्राउंड समझते हैं कि हुआ क्यों, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो हमें अच्छे से क्लियर हो पाएगा। होता ये था जनरली, नॉर्मली हमारी 11वीं क्लास की हम बात करें, आप चीजों को समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, नहीं तो ये चैप्टर बच्चे ना काफी बोलते हैं कि बेकार चैप्टर है। और 11वीं क्लास के अंदर लास्ट चैप्टर आपका था, एक लास्ट चैप्टर जहां पे आपको सिखाया गया था, लास्ट चैप्टर जो था फाइनल अकाउंट, है ना। और इस फाइनल अकाउंट में आपने 2 कॉलम बनाए थे, एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का और एक बैलेंस शीट का। ये था हमारा बैलेंस शीट, और एक था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी कह लो, है ना। ये था, यहां पे बहुत सारी जानकारी लिखा करते थे, जैसे परचेज, जैसे वेजेस, और इधर भी जैसे सेल्स, और जैसे क्लोजिंग स्टॉक, यानी ढेरों सारी जानकारी। सैलरी, अब कुछ बच्चों का कहना है सैलरी P&L में जाता है, कोई बात नहीं, था तो इसी अकाउंट के अंदर लिखा करते थे हम, है ना। जब हम ये सारी चीजों को लिखा करते थे तो यहां से हमारा एक प्रॉफिट जनरेट होता था, जिसको नाम देते थे नेट प्रॉफिट। चलो एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये 10,000 का है, ये 1,000 का है, तो टोटल हो गया 11,000, और ये भी हो गया 11,000। परचेज मान लेते हैं 5,000, 2,000, 1,000, तो कितने बच गए? 3,000। ठीक है। इस बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स हुआ करता था इस साइड, और इस साइड में सबसे टॉप पे लिखते थे हम कैपिटल। मान लेते हैं कि पहले का कैपिटल मेरा 50,000 है, ठीक है, ऐसे ही था, याद है। अब इस कैपिटल की बात करें तो ये जो कैपिटल था ना, अगर जिसने नहीं देखा है वो देखना घर जाके अपनी किताब में। ये जो कैपिटल था ना, ये किसी एक व्यक्ति का था, राम, श्याम, मोहन, सोहन। अब इसने बिजनेस में पैसे लगाया था, दैट इज, ये कौन था? ऑनर था, है ना। ये कौन था? ऑनर था। हुआ ये कि अगर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था, और ये P&L भी अकेले इसी का ही था, यानी यहां पे हिंदी में बोलते हैं एकल स्वामित्व, और इंग्लिश में वर्ड क्या है हमारा? सोल प्रोप्राइटरशिप। एक सेकेंड, चलिए कम टू द पॉइंट। हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसको समझने से पहले हमने 11th क्लास की बात करी कि 11th क्लास में जो हमारी किताब के अंदर लास्ट चैप्टर था, दैट इज फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में हम क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। जिसको नहीं भी आता हो ना ये चैप्टर, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको कॉन्सेप्ट जरूर पता था कि ये चीजें हैं हमारे सिलेबस में। अब इसके साथ साथ हम यहां पे एक नेट प्रॉफिट निकाला करते थे, और ये नेट प्रॉफिट डायरेक्टली हम ना जोड़ दिया करते थे, ऐड कर दिया करते थे। नेट प्रॉफिट यहां पे 3,000। कुछ चीजें उस टाइम, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस और ये बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट किसका है? अगर मैं बोल दूं राम का है, तो ये राम, P&L भी राम का ही और बैलेंस शीट भी राम का ही, इसलिए यहां पे बोला जाता था सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर। सर व्हाट इज द सोल प्रोप्राइटर? सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है कि एकल स्वामित्व, मतलब मैं अकेले काम कर रहा हूं, सब कुछ मेरा ही है। तो जब सोल प्रोप्राइटर था तब इसको 1-2 आजादी थी। नंबर 1 कि अगर इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं IOC लिख रहा हूं, ठीक है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर इसको चाहिए था तो ये अपना खर्चा मान के यहीं दिखा दिया करता था। नंबर 2, अगर इसको सैलरी लेना था ना, एक क्वेश्चन था बेनर्जी करके था, अगर करा हो तो सैलरी लेना था तो सैलरी भी यहीं दिखा देते थे। यानी सर पूरा इसी का ही है, तो ये सब कुछ इसी में दिखा के और फाइनली नेट प्रॉफिट ऐड करके हम बैलेंस शीट मैच कर दिया करते थे। ये थी हमारी 11th क्लास की कहानी, जिसको बोला था सोल प्रोप्राइटर। अब कहानी थोड़ी बदल जाएगी। अब बदलेगी ये कि अब हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म। हम क्या पढ़ेंगे, पार्टनरशिप फर्म। सर पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, जब एक दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलके काम कर ले, मान लेते हैं एक्स है, वाई है और जेड है, 3 लोगों ने मिलके काम करना स्टार्ट किया। तो 3 लोगों ने मिलके काम स्टार्ट किया, तो जो अब जब बिजनेस है तो सर बिजनेस का एक गोल होता है और उसके ये भी अपना फाइनल अकाउंट बनाएगा, ये भी अपना फाइनल अकाउंट बनाएगा। तो सर फाइनल अकाउंट बनाएगा तो क्या ये भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा? जी हां, ये भी बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट। क्या ये बैलेंस शीट बनाएगा? जी हां, ये भी बैलेंस शीट बनाएगा, ये भी बैलेंस शीट बनाएगा। क्या यहीं पे परचेज लिखा जाएगा? जी। सेल्स इधर लिखा जाएगा? हां जी, अब भी सेल्स इधर लिखा जाएगा। सर परचेज कितने का है हमारा, मान लेते हैं सपोज 10,000 का, सेल्स 5,000 का, मैं सेम एज इट इज रख रहा हूं, और सेल्स कितने का माना, 10,000 का, और मान लीजिए सब कुछ गिवन है और सारी जानकारी है, और मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आया कितना, 5,000, यही वाला ले लेते हैं। और यहां पे अब लिखना है कैपिटल। तो देखो पहले वाले में और अब वाले में फर्क क्या रहेगा। पहले जब हम कैपिटल लिखते थे तो हमें कुछ मतलब नहीं था कि किसका कैपिटल, पहले क्या था, कैपिटल लिख दिया। अब भाई अकेला राम था, तो इसमें यहां पे अगर मैंने बोला सोल प्रोप्राइटर है और यहां कैपिटल लिख रहा हूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं किसका कैपिटल, तो आप बोलोगे सर राम का था, तो राम का ही कैपिटल होगा ना। तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर मैं यहां पे कैपिटल लिख दूं और ये पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म का ही मतलब होता है कि इन तीनों ने इस बिजनेस में पैसे लगाए, है ना, इन तीनों ने पैसे लगाए होंगे बिजनेस में, है कि नहीं, या किसी एक ने लगाया होगा, तीनों ने। क्योंकि जब कभी भी आप कहीं भी एज अ पार्टनरशिप एनरोल होना चाहते हो तो आपको वहां पैसे देने पड़ेंगे, और जो पैसा देते हो दैट इज कैपिटल। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये आई कि सर हम यहां पे कैपिटल में अगर मैं यहां 50,000 लिख दूं तो फिर मैं पूछूं कि किसका कैपिटल है, तो नहीं बता पाओगे आप। लेकिन यहां वाले में क्योंकि किसका था, एक ही का था। तो अब इस समस्या को निपटारा कैसे किया जाए, तो इस समस्या को निपटारा करने के लिए हमने बोला चलो एक काम करते हैं, हम तीनों का अलग अलग लिख देते हैं। जैसे कि इसका लिख देते हैं हम 20,000, और इसने दिए मान लेते हैं 10,000, और इसने दिए कितना, 20,000। सपोज करो मैंने ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया। तो अब मैं पूछूंगा तो पूछने की जरूरत नहीं है, ये खुद इटसेल्फ बता रहे कि किसका क्या कैपिटल है। अब फिर से लड़ाई यहां हो जाएगी कि ये किसमें जोड़ा जाए। पहले तो क्या था, यहां से उठा के सीधा जोड़ दिया करते थे, समझ रहे हो ना। लेकिन अब लड़ाई मुद्दा क्या हो गया, ये इसमें जुड़ेगा भी या नहीं जुड़ेगा। तो अब क्या होना चाहिए, अब हमें पहले इस प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा कि भाई जो तेरा होगा ना वो तेरे कैपिटल में जोड़ देंगे, और जो तेरा प्रॉफिट है वाई वो तुम्हारे प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा, और जेड जो तुम्हारा है वो तुम्हारे में। आपको प्रॉब्लम समझना है यहां पे। अगर आपने प्रॉब्लम समझ लिया ना तो सॉल्यूशन यूं हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम दिख रहा है आपको कि हाँ इस प्रॉफिट को बांटने में एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉफिट को बांटने के लिए हमें जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मेरे प्रॉफिट बांटना है। तो भाई प्रॉफिट बांटना है, इनको देना है, इनको देना है। लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें ना, जो कि हमें कुछ फ्रीली दिया गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैंने यहां पे लिख दिया मान लेते हैं 5,000, तो यहां पे लड़ाई हो जाएगी, किसका है ये। मैंने 10% बोला, टोटल 50,000 था उस पे, तो यहां पे अब समझने में फिर दिक्कत है, एक्स का कितना है, वाई का कितना है और
जेड का कितना, टेंशन है। तो लॉ क्या कहता है कि भाई अब इस बिजनेस के ना इस प्रॉफिट को बांटने के लिए हम एक स्पेशली एक अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे। तो इस प्रॉफिट को हम डायरेक्ट यहां नहीं ले जाएंगे, इस प्रॉफिट को पहले बीच में एक रास्ते में रोका जाएगा, बीच में एक जगह पे रोका जाएगा इस प्रॉफिट को, और इस प्रॉफिट को हम इधर लेके आएंगे नेट प्रॉफिट। मान लेते हैं हमारा यही था नेट प्रॉफिट 5000, ठीक है ना। अब इसी अकाउंट के अंदर सिर्फ प्रॉफिट को बांटेंगे, इसी अकाउंट में प्रॉफिट को बांट लिया जाए, जैसे एक्स का, वाई का और जेड का। और सपोज करो मैंने रेशियो अगर दे दिया आपको 2 और 1, तो दैट इज आपका, अगर हमें 5000 बांटना है तो 5000 2/5 2000, और दूसरे का भी क्या आएगा 2000 1000। ये हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। तो सर अब यहां पे बांट दिया हमने 2000 2000 और 1000, ये बांट दिया हमने। अब इसके बाद इस रास्ते से x x में जुड़ेगा, y y में जुड़ेगा और z z में जुड़ेगा, समझ रहे हो। तो सर जो बीच में यहां बांटने के लिए बनाया गया ना, इस अकाउंट का नाम हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारे सिलेबस में ना तो ये सीखना है और ना ही ये सीखना है, ये सीखना है। अब जब हम ये बनाएंगे तो क्या हमें नेट प्रॉफिट के बिना ये वाला अकाउंट बन सकता है? नहीं बन सकता, समझना। नेट प्रॉफिट होना चाहिए तभी अकाउंट बन सकता है। तो और नेट प्रॉफिट कहां से आएगा? कहीं पीछे से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा। यानी ये वाला प्रॉफिट जो है हमेशा आपको एग्जामिनर देगा, जो एग्जाम में होगा, जो भी क्वेश्चन बनाएगा इसको प्रॉफिट को देगा। अब यहां पे कुछ खर्चे को डिवाइड करना होगा हमें। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हो गए जो कि जर्नल हो गए और कुछ खर्चे स्पेसिफिक हो गए। अब जर्नल और स्पेसिफिक का मतलब क्या है? कुछ ऐसे खर्चे हैं जो इनके पॉकेट में जा रहा है, हमारे ये तीनों पार्टनर जो है ना, इनके पॉकेट में जा रहा है। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो इनके पॉकेट में जा रहा है और कुछ खर्चे ऐसे जो इनके पॉकेट में नहीं जा रहा, वो खर्चा हो रहा है। जैसे सर मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का, तो किसके पॉकेट में जाएगा? एक्स का। मैंने बोला लोन पे ब्याज दिया है मैंने, मतलब कि बैंक से लोन लिया उस पे ब्याज दिया, तो ये इनमें किसी में नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा? उसे जर्नल बोल देंगे, ठीक है ना। मैं खर्चे को दो कैटेगराइज कर रहा हूं, एक्सपेंस को मैं दो कैटेगराइज में कर रहा हूं सर एक्सपेंस को दो कैटेगराइज में कर रहा हूं सर। कौन कौन से मैं कर रहे हो? एक मैं कर रहा हूं जर्नल, एक कर रहा हूं जर्नल और एक कर रहा हूं स्पेसिफिक। कहीं किताब में ये बातें लिखी नहीं है लेकिन जानना बहुत जरूरी है। एक कौन सा है हमारा जर्नल और एक कौन सा है हमारा स्पेसिफिक। जर्नल में क्या आ गया सर? नंबर 1 रेंट, और क्या आ जाएगा? परचेज, और क्या आ जाएगा? सैलरी, और क्या आ जाएगा? वेजेस। यानी एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस जो आपने देखा है अभी तक जितना भी, ऑल आर जर्नल था हमारा। स्पेसिफिक में सिर्फ 3 ही खर्चे हैं। अगर वो 3 खर्चे बता दूं तो आपको पता चल गया सारे क्या मानोगे? जर्नल। स्पेसिफिक में 3 खर्चे कौन सा है? नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको? किसी पार्टनर को दिया जाएगा। नंबर 2 पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी मतलब एक्स का सैलरी, वाई का सैलरी, जेड का सैलरी। तो अगर मैंने बोला एक्स का सैलरी, वाई का सैलरी, जेड का सैलरी, तो ये किसी पार्टनर को दिया जा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको किस कैटेगरी में रख दिया? स्पेसिफिक। मतलब ये आपको अलग से दिखेगा। नंबर 3 कमीशन। एक मेरे पास सेल्समैन है, उसको भी मैं सैलरी दे रहा हूं, और एक पार्टनर को सैलरी दे रहा हूं। क्या दोनों के सैलरी में फर्क है? क्योंकि पार्टनर को जो दिया जा रहा है उसको कहां रखना है? स्पेसिफिक में, और जो हम सेल्समैन को सैलरी दे रहे हैं वो जर्नल है। सेल्समैन को मैं कमीशन दे रहा हूं और पार्टनर को मैं कमीशन दे रहा हूं, दोनों में फर्क है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ऐसे ही इनकम भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनकम में एक स्पेसिफिक इनकम सिर्फ यही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये क्या है? हमारे खर्चे। ये क्या है? हमारे खर्चे। सर ऐसे स्पेसिफिक में एक इनकम है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो हम कर लेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब जब पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया गया तो क्या सोचा लोगों ने?
जिन्होंने बनाया उन्होंने कहा कि भाई साहब यहां पे हम जर्नल खर्चे दिखाएंगे। भाई दोनों तो खर्चे ही हैं, तो बोला स्पेसिफिक यहां दिखाएंगे। यानी किस में दिखाएंगे स्पेसिफिक? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मैं बोलूं पार्टनर सैलरी कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। मैंने बोला मैनेजर का कमीशन कहां जाएगा? ये पी एंड एल में जाएगा, क्योंकि मैनेजर तो पार्टनर है नहीं। और अगर मैं पार्टनर कमीशन बोल दूं तो एप्रोप्रिएशन में। यानी ये 3 खर्चे जो लिखे हैं वो यहां जाएंगे, उसके अलावा सारा यहां चला जाएगा। एक ऐसा खर्चा है जो कि बच्चों को ना सोचने में लगता है कि ये स्पेसिफिक है, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं, जर्नल मानते हैं। कि ऐसा कौन सा खर्चा है जो कि जर्नल के अंदर आ जाता है? नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन, अब जैसे मान लेते हैं इसने क्या करा, एक्स ने लोन दिया, इसको ब्याज देंगे। तो लॉ ये कहता है कि भाई अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो बिजनेस इसलिए लोन लेके चल रहा है कि अगर वो बैंक से लोन लेता तो जनरल खर्चा होता, और अब ये पार्टनर से लोन ले रहा है, उसका वजह ये है उसे सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा होगा, तो पार्टनर को दे रहा है, तो फर्क क्या पड़ता है, बाहर जाना था। तो इस खर्चे को हम स्पेसिफिक खर्चा नहीं मानेंगे। कौन सा खर्चा मानेंगे? एक जर्नल खर्चा मान लेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल पूछूंगा, आप बताना है कि उसे पी एंड एल में जाना चाहिए या एप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए, बस आपको ये बताना है। पूरा फॉर्म सभी मिलके फॉर्म भरेगी तो ऑटोमेटिकली सभी मिलके भर रहे हैं, है ना। अब देखो मैं पूछता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कमीशन, रेंट तो लिख ही दिया, इसके अलावा पूछ लेते हैं। ठीक है, बेड डेट्स पी एंड एल में कहा जाएगा? पी एंड एल के अंदर जाएगा। इसके बाद मैंने पूछा, मान लेते हैं कि स्टेशनरी एक्सपेंस पी एंड एल, जर्नल एक्सपेंस पी एंड एल के अंदर जाएगा, वेजेस पी एंड एल के अंदर, और पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वो भी कहां जाएगा? वो भी पी एंड एल में जाएगा। पार्टनर्स का कमीशन एप्रोप्रिएशन में, सेल्समैन का कमीशन पी एंड एल, मैनेजर का कमीशन पी एंड एल में, पार्टनर का सैलरी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, समझ में आई ये बात आपको कि किस आइटम को हमें कहां लेके जाना है। तो हमें सीखना क्या है? क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखना है? नहीं। क्या आपको बैलेंस शीट बनाना सीखना है? नहीं। आपको सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसका काम क्या है कि सिर्फ प्रॉफिट को रखना और कुछ स्पेसिफिक खर्चे को दिखाना, और उसके बाद जो फाइनल प्रॉफिट निकल के आएगा उसको पार्टनर में बांट देना। बस इतना ही काम रहने वाला है इसका। अब मुझे बताइए, अगर मैंने कुछ यहां पे मिस्टेक कर रखा है, यहां पे मिस्टेक किया हुआ है, अगर मैंने यहां पे मिस्टेक कर दिया, यानी गलती यहां पे करा हुआ है, गलती यहां पे किया हुआ है, तो यही प्रॉफिट अगर उठा के हम यहां पुट कर दें तो ये भी गलत हो जाएगा, और ये गलत है तो हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी गलत हो जाएगा। यानी एग्जामिनर कई बार ऐसा कर सकता है कि आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स बता दे, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस यहां लिखना तो है, लेकिन पहले उसको क्या करना, ठीक करके फिर यहां पे लिखेंगे। समझ रहे हो बात को? दूसरा, कई बार वो बोले, अगर मैं देखो, मैं सिंपल सा, अभी यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। मैंने क्या करा, पार्टनर का सैलरी यहां लिख दिया, पार्टनर का सैलरी लिख दिया 1000, और ये कर दिया मैंने 4000। मैं नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। सबसे पहले ये प्रॉफिट जो मैंने यहां 4000 लिखा है वो सही है या गलत है? बोल रहे हैं गलत है। दूसरा सवाल मेरा, क्यों गलत है? क्योंकि ये खर्चा यहां आना चाहिए था, जिसको हमने यहां दिखा दिया। तो अब इस खर्चे को, इसको सही करना हो तो कैसे किया जाए इसको ठीक? यहां पे आना क्या चाहिए? आप देखो, आपके सामने छोटी सी डिजिट है, होना क्या चाहिए? चलो आपने बोला सर 4000 रुपए ना, ये गलत है, तो होना क्या चाहिए था?
5,000 होना चाहिए, क्योंकि आपका कहना है सर यहां से ये वाला पॉइंट नहीं होना, और जैसे ही आप ये वाले पॉइंट को हटा दोगे तो ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात आप? समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर यहां पे मैंने पार्टनर का सैलरी लिख दिया 1,000 और नेट प्रॉफिट 4,000 लिख दिया तो गलत हो गया। तो आपके पास तो ये वाला अकाउंट तो होगा ही नहीं, आपको तो ये अकाउंट बनाना है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां तो मैं मिटा नहीं सकता जाके मैं, तो मुझे इसी प्रॉफिट में एडजस्टमेंट मारने के लिए मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, पार्टनर का सैलरी 1,000 जो कि फालतू में घटा दिया था वापस प्लस करके अब जो मेरा प्रॉफिट बनेगा 5,000 इसको लेके चले। समझ रहे हो? यानी कई बार आपको ऐसा दिया जा सकता है तो हमें उसको ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत आपको, परेशानी? तो ये था हमारा बेसिक कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है। बच्चों को पता ही नहीं होता, बस बोलते हैं कि 12th में आ गए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। भाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बन क्यों रहा है ये भी तो देखो। अगर पार्टनर नहीं होता तो इसकी कभी आवश्यकता पड़ती ही नहीं। एप्रोप्रिएशन शब्द का हिंदी मीनिंग होता है बांटना, और किसको बांटना, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने। जिस अकाउंट के अंदर हम प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको बांटा जाएगा, उस अकाउंट को बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये अकाउंट तभी बनाया जाता है जब पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करता हो। सिंगल पर्सन अगर होगा तो उसको बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसको किसी को बांटने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आई बात आपको? तो एक बार ये वाला चेन नोट कर लीजिए कि भाई ऐसे 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 ये रहता है। इसमें से जो मेन पॉइंट है, क्योंकि मैं कहूंगा नोटिंग सारी चीजें करिए, आपको याद रहेगा। इसके बाद मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, ठीक है ना? इसके बाद मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। नोट करिए इसको।